अच्छा अच्छा, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। ये चैप्टर का बड़ा भयंकर बाजा बजा है, हाँ? बहुत खिचड़ी पक गई है, जबकि आसान अच्छा चैप्टर है, इसमें खिचड़ी पक गई है। हाँ, लास्ट क्लास में ऐसे लेंस के बारे में बात कर रहे थे, तो शेप के हिसाब से लेंस का नाम रख दिया गया है। मैं आपको दो तीन ये बातें शायद बोला हूं कि एक होता है शेप के हिसाब से नेचर बोलना, लेकिन शेप और नेचर ये जो लिखा है ये तभी काम करेगा जब लेंस डेंस सराउंडिंग हो। यानी नॉर्मली हम ग्लास के चश्मे, ग्लास का लेंस है और हम एयर में रखते हैं उसको, तो कन्वर्जिंग लेंस और कॉन्वेक्स लेंस दोनों एक ही बात लगेंगे, लेकिन लेंस का जो मीडियम है वो सराउंडिंग मीडियम से ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का होना चाहिए। तो कॉन्वेक्स लेंस को कौन सा लेंस बोलेंगे? अगर इसको उल्टा कर दिया तो यानी सराउंडिंग मीडियम ज्यादा डेंसर और लेंस का मीडियम कम डेंस का उसका होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, तो आप बोलेंगे क्या कि कॉन्वेक्स लेंस होगा लेकिन नेचर डाइवर्जिंग हो जाएगा, कॉनकेव का नेचर कन्वर्ज, उल्टा। तो यहां पर भी लेंस का मीडियम इज ग्रेटर देन। हम लोगों को नॉर्मली ऐसे ही मिलेगा, कैसा? लेंस डेंसर होगा और सराउंडिंग रेयरर होगा, मतलब 100 में से 99 क्वेश्चंस में यही होगा, लेंस डेंसर होगा और सराउंडिंग रेयरर होगा। तो डाइवर्जिंग और कॉनकेव एक ही बात है, कन्वर्जिंग और कॉन्वेक्स। लेकिन हमेशा एक उल्टा केस भी बनाया जा सकता है, तो उसके लिए भी तैयार रहेंगे कि अगर उल्टा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया, बाहर का हेवियर लग रहा है, अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम लग रहा है लेंस का, तो आप बोलना दिखने में कॉन्वेक्स है लेकिन नेचर में डाइवर्जिंग है, अदरवाइज कन्वेक्स। ठीक है, ये मैंने दो फोकल पॉइंट आपके लिए लिखे हैं, इनको भी आप थोड़ा दिमाग में रखो। एक फोकल पॉइंट लिखा है प्राइमरी फोकल पॉइंट या प्राइमरी फोकस, और ये सेकेंडरी फोकल पॉइंट यानी सेकेंडरी फोकस। फर्स्ट फोकस, सेकेंड फोकस, F1 एंड F2। कभी हो सकता है ऐसा भी बात पूछ ले कि प्राइमरी फोकस कहां है, तो प्राइमरी फोकस वो पॉइंट होता है जहां पर ऑब्जेक्ट रखने से इमेज इंफिनिटी में बनता है, और सेकेंडरी फोकस वो होता है जहां पे इंफिनिटी से आने वाला रे कन्वर्ज या डाइवर्ज होके आता हुआ अपीयर होता है। हमें हमारे लिए नॉर्मली ये दोनों पॉइंट एक जैसे होते थे। हम क्या बोलते थे? ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखो तो इमेज, और ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखो तो इमेज। हमको ये दोनों सेम ही लगते हैं कि ऑब्जेक्ट इंफिनिटी रखो तो फोकस भी बनेगा, लेकिन ये मिरर में सेम होते हैं। मिरर ऐसा है, रे इंफिनिटी से भेजा, फोकस पे कन्वर्ज हो गया, ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखा तो रे इंफिनिटी पे चला गया, तो एक ही पॉइंट पे करस्पॉन्डिंग है। लेकिन लेंस में इसमें 2 पॉइंट्स हैं। ऑब्जेक्ट को अगर फोकस पे रखोगे और इमेज इंफिनिटी पे बनेगा, तो इस फोकस को क्या कहेंगे? फर्स्ट फोकस, प्राइमरी फोकस। और इंफिनिटी से रे भेज के इमेज फोकस, ऑब्जेक्ट फोकस है फर्स्ट फोकस, और इमेज फोकस में बना तो सेकेंड फोकस। ठीक है, तो दूसरा वाला चीज इंफिनिटी हो जाएगा। अब ये बहुत ही खतरनाक पिक्चर नहीं है, हमारा थोड़ा सा काम आएगा। अगर हमने ये कन्वर्जिंग लेंस है, देखो ऐसे एरो बना हुआ है, यानी कि ये कॉनकेव वाला लेंस है, ये ऐसे वाला लेंस है, तो यहां पे ऐसे चल रहा है। तो मैं एक डायग्राम बनाता हूं। अगर ये कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस यानी कन्वर्जिंग लेंस है, तो इसमें फर्स्ट फोकस, अगर लाइट रे इधर से इधर चल रहा है तो फर्स्ट फोकस पहले आएगा और सेकंड फोकस बाद में आएगा। अगर डाइवर्जिंग लेंस है यानी कॉनकेव लेंस है, तो फर्स्ट फोकस बाद में आएगा। देखो डाइवर्जिंग में F1 किधर है? लेंस के आगे, क्योंकि कन्वर्जिंग रे भेजेंगे तब जाके डाइवर्ज करके वो कहां बना देगा? इंफिनिटी पे। कन्वर्जिंग भेजेंगे यानी फोकस आगे रखेंगे तब इंफिनिटी पे इमेज बनेगा। तो F1 किधर होता है? आगे होता है। और F2 मतलब रे चला के एक साइड से दूसरे साइड जाओगे तो पहले कौन मिलेगा और फिर कौन मिलेगा?
अगर इसका फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है तो 20 सेंटीमीटर पे ही F2 होगा, 20 सेंटीमीटर पर ही F1 होगा, लेकिन F1 बाद में आएगा, F2 पहले आएगा। किसमें? डाइवर्जिंग में। और कन्वर्जिंग में? तो कन्वर्जिंग वाला याद है, डाइवर्जिंग वाला उल्टा बोल देना। कन्वर्जिंग में बिल्कुल जैसा होना चाहिए वैसे ही, क्या पहले F1 फिर F2, डाइवर्जिंग में उल्टा बोल दो। ठीक, इससे क्या फायदा हो? न्यूटन्स लॉ लगाने के लिए फायदा हो सकता है। हालांकि मैंने आपको बोला न्यूटन्स लॉ से क्वेश्चन इस कहानी में सॉल्व नहीं करेंगे, लेकिन ऑब्जेक्ट इमेज पकड़ने में हमको फायदा होगा। पहले देख लो लेंस मेकर्स फॉर्मूला क्या होता है। लेंस मेकर्स फॉर्मूले में हम थिन लेंस लेने वाले हैं। तो मैंने एक थिन लेंस लिया, इसका सराउंडिंग मीडियम n है, NS लिख देते हैं, इसका NL है, या ऐसे कर देते हैं। हाँ, इसको N1 लिख देते हैं, इसको N1 लिख देते हो। अंदर का मीडियम, लेंस का मीडियम N2 है, बाहर बाहर N1 है। फिर मैंने आपको लास्ट क्लास में एक जनरल रिफ्रैक्शन सिखाया था। तो अगर यहां से रे चल के उधर जाता है तो हम लिखते हैं फाइनल मीडियम अपॉन V माइनस फर्स्ट मीडियम अपॉन U इक्वल टू जितने सरफेस क्रॉस करता है उतना N2 माइनस N1 बाय R1 N2। समझ गए क्या? वही लिख रहे हैं। पहले वाला रेडियस R1 है, दूसरे वाला R2 है। तो बताना आप मुझे फाइनल मीडियम क्या है। तो N1 बाय माइनस फर्स्ट मीडियम भी इक्वल टू, अभी R1 का साइन नहीं लिखा है, केवल R1 लिखा है, प्लस अब रे कहां से कहां जा रही है, देखो कहां से कहां जा रही है। पहले गई N1 से N2, तो सेकंड माइनस फर्स्ट, फिर गया N2 से N1, तो लिखा सेकंड माइनस फर्स्ट। समझ गए क्या? अपॉन साइन अभी नहीं लगाया है, साइन कन्वेंशन नहीं लगाया, U में भी साइन नहीं लगाया, V में भी साइन नहीं लगाया, इसमें भी साइन नहीं लगाया। साइन लगा देंगे, ये जनरल फॉर्मूला लिख दिया। ठीक है, अभी N1 से पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर देते तो आएगा 1 बाई V माइनस 1 बाई U इज N2 बाई N1 माइनस 1 ब्रैकेट 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। ये N2 माइनस N1 किया तो ये माइनस R2 हो जाएगा, इसलिए ये माइनस लिखा। ठीक है, अभी R1 और R2 क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर है, इधर का R1 है उधर का R2 है। और N1 N2 क्या है? हाँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाहर का N1 है, अंदर का N2 है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो जब हम ऑब्जेक्ट को यहां रखेंगे तो N1 बदल जाएगा क्या? N2 बदल जाएगा क्या? R1 R2 को कोई फर्क पड़ेगा क्या? अगर ऑब्जेक्ट को उठा के यहां रख दे तो आप समझ रहे हैं, ऑब्जेक्ट को बदलने से U बदल सकता है, U बदलने से V बदल सकता है, लेकिन राइट साइड में चीजें हैं वो चेंज। इसका मतलब हम इसको एक कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर सकते हैं क्या? ठीक है, तो उसको कांस्टेंट की तरह ट्रीट करने के लिए मैंने क्या सोचा कि अगर U को इंफिनिटी लग दे, यानी ऑब्जेक्ट को कहां रख दे, तो इमेज जहां बनता है उसको क्या कहते हैं, तो V को क्या लिखना पड़ेगा? तो हमने U की जगह इंफिनिटी और V की जगह F लिख दिया, तो आंसर बना 1 बाई F इक्वल टू N2 बाई N1 माइनस 1 बाई R1। फिर मैंने सोचा कि भाई R1 R2 तो चेंज नहीं होता, N1 N2 भी चेंज नहीं होता, तो ये एक बार कैलकुलेट कर दिया, इसको 1 बाई F बोल दिया। तो लेफ्ट हैंड साइड में अगर 1 बाई V माइनस 1 बाई U लिखेंगे तो पूरे राइट हैंड साइड की जगह क्या लिख सकते हैं? तो ये जो फॉर्मूला बना बच्चों, इसको कहते हैं लेंस मेकर्स फॉर्मूला। ये फोकल लेंथ बताने वाला फॉर्मूला बन गया। समझ गए? तो जैसी लेंस बनाओगे उसकी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी? फिक्स हो जाएगी। यहां पे R/2 फोकल लेंथ, वो किसमें थी? मिरर की फोकल लेंथ R/2 होती थी, यहां पे R/2 नहीं है। यहां पे कितने रेडियस ऑफ कर्वेचर हो सकते हैं? एक पहला सरफेस, एक दूसरा सरफेस, उसके हिसाब से ये फॉर्मूला बना, लेंस मेकर्स फॉर्मूला। एक बार लेंस मेकर फॉर्मूला बन गया तो फिर R1 R2 N1 N2 तो चेंज। तो एक बार फोकल लेंथ बन गया तो फोकल लेंथ फिक्स हो गया। अब ऑब्जेक्ट को कहीं और रखोगे तो इमेज कहीं और बनेगा, ऑब्जेक्ट को पास लाओगे इमेज दूर चला जाएगा, जो जो होना होगा, लेकिन राइट साइड में जो फोकल लेंथ एक बार आ गया वो। तो अभी पूरा इक्वेशन बार बार लिखे, उससे अच्छा फोकल लेंथ एक बार कैलकुलेट कर ले और फिर जो भी ऑब्जेक्ट पूछा जाएगा उसमें लेफ्ट हैंड साइड में बदलते जाएंगे, और 1 बाई F एक बार कैलकुलेट हो गया तो फिक्स हो जाएगा। समझ गए क्या? इसलिए इतने बड़े टर्म को बार बार नहीं लिखना पड़े, उसकी जगह क्या सिंबल लग गया है, समझ गए? और उसी टर्म से जो F आएगा उसको फोकल लेंथ बोल देंगे, फोकल लेंथ भी निकालना आसान हो गया।
फॉर्मूला लेंस मेकर। ये कौन सा फॉर्मूला हो गया? ये लेंस फॉर्मूला हो गया। लेंस फॉर्मूला का मतलब जैसे मिरर फॉर्मूला था 1/v प्लस 1/u इज 1/, ये लेंस फॉर्मूला। सर v इक्वल्स टू f कैसे है? ऑब्जेक्ट u को इंफिनिटी लिख दिया। हमारा लॉजिक क्या बोलता है? अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे हो तो इमेज जहां बनेगा उसको क्या कहेंगे? मतलब इंफिनिटी से आते वाले रे जहां कन्वर्ज होके मीट करेंगे उसको हम, कभी तुम कागज जलाए होगी नहीं लेंस से? नहीं, सर ट्राई के लिए मैग्नीफाइंग ग्लास से कागज पे। आवाज नहीं आ रही? सर आ रही है। अरे किसी बच्चे को आवाज नहीं आई? जोर से बोलो। आवाज नहीं आई। आजकल तो दिन भी वही चल रहे हैं। जोर से बोलो। तुम्हारे यहाँ कहीं हो रहा है? सर अभी छुट्टी मिलेगा ना इसका दशहरा का? दशहरे की छुट्टी होती है? अरे नहीं, वो जहां से बोल रहा है वहां पे बहुत ज्यादा सेलिब्रेशन होते हैं ना। झारखंड में तो बहुत होता भाई। क्यों, कौन बोल रहे हो तुम? सर मैं सिरमिरी का हूँ। अच्छा, तुम तो यहीं से बोल रहे हो। छुट्टी क्यों मिलेगी? नहीं, दशहरे की एक दिन की होगी ना। हाँ, दशहरा वाले दिन होगी। दशहरा दिन कब है? 5 को है। वेडनेसडे। हाँ, तो वेडनेसडे को होगी। वेडनेसडे को तो क्लास होती है हमारी क्या? हाँ, तो फिर होगी। खुश हो गए सब? वेडनेसडे को होगी तो। लेकिन ये यहाँ पे तो ये वाला कहानी समझ गए क्या? क्या डाउट पूछा था बच्चे ने? आवाज नहीं आ रही से पहले। हाँ, ये v इक्वल टू एफ कैसे हो गया? यही तो बात है। उल्टा बोल सकते हैं, अगर v इंफिनिटी हो जाए यानी कि इमेज को इंफिनिटी पे बनाना हो तो ऑब्जेक्ट को कहां रखना पड़ेगा? तो v इंफिनिटी और ऑब्जेक्ट को u को f लिख सकते हो। लेकिन हमने रेस को कहां से भेज दिया और कन्वर्ज होके जहां पे मीट करेगा उसको f बोल दिया। तो v की जगह f हो गया और u की जगह। ठीक है, चलिए। लेंस फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f है। ठीक है। अच्छा, इसमें लेंस मेकर फॉर्मूले में एक और बात समझ लो कि अगर मैंने बोला कि, चलो ये थोड़े बाद में कर लेंगे। ये मैग्निफिकेशन में दो तरह के मैग्निफिकेशन वैसे हम करते हैं। हम जो बोलते हैं ट्रांसवर्स वाले, मतलब ऑब्जेक्ट कैसा रखा है? प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर। और इमेज भी कैसे बन रहा होगा? प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर। ऑब्जेक्ट के साइज को O बोल देंगे, इमेज के साइज को I बोल देंगे। समझ गए क्या? तो हमारा मैग्निफिकेशन का पहले फॉर्मूला होता था साइज ऑफ इमेज अपॉन, पहले होता था -v/u, यहां प्लस होता था। अब जरा गेस करो, यहां माइनस आ गया तो इस फॉर्मूले में क्या आएगा? +v/u। याद रखना भी आसान है। पहले फॉर्मूले में प्लस था, मैग्निफिकेशन माइनस था। अभी इस फॉर्मूले में माइनस है तो मैग्निफिकेशन में प्लस आ गया। समझ गए? एक साइन यहां नेगेटिव, यहां पे पॉजिटिव हो गया। अच्छा, लेकिन आप देखो इन्हीं दोनों का रेशियो ही है। मैंने बोला था ये पलट दो, ये पलट दो और रेशियो ले लो। ये पलट दो, ये। समझ गए क्या? तो जब n1/v माइनस n2/u था तो मैंने बोला था इसको पलट दो तो ये हो जाएगा v/n1 और इसको पलट दो तो ये हो जाएगा u/n। यही तो करा, उल्टा बोल दिया। n2/v माइनस n1/u था, n2/v माइनस n1/u था, तो पलट दो तो ये हो गया v/n2 डिवाइडेड बाय u/n1। कुछ समझिए, v/n2 डिवाइडेड बाय u/n1। यहां पे पलट दो तो क्या बन गया? इसको पलट दो तो क्या बन गया? तो v/u हो गया। देखो, ठीक है। ये मैग्निफिकेशन हो गया साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। लेकिन v का वैल्यू हम लोग इधर ऐसे ले जाएं तो यहां पे रख सकते हैं। तो देखो, मैग्निफिकेशन को लिख दिया f अपॉन u प्लस f। पहले क्या आता था बताओ? -f अपॉन u माइनस f। याद आएगा? वो कहां था? मिरर में। यहां पे क्या गया? देखो, इसको u को इधर भेजो तो 1/f प्लस 1/u हो जाएगा। uf अपॉन u प्लस f, उसको यहां पे रखोगे v की जगह तो यह जाएगा uf अपॉन u प्लस f। u से u कट गया, f अपॉन u प्लस f। पहले क्या था? -f अपॉन u माइनस f।
ये फॉर्मूले में और इस फॉर्मूले में अभी साइन रखना बाकी है। ये जनरल फॉर्मूले किस लेंस के लिए? ये दोनों लेंस के लिए। ये किस लेंस के लिए है? तो अभी ऑब्जेक्ट रखेंगे, ऑब्जेक्ट के साथ फोकल लेंथ का साइन रखेंगे, तब जाके एक स्पेसिफिक केस सॉल्व करेगा। साइन के साथ वैल्यू रखने पड़ेंगे। फॉर्मूला समझ में आ गया? फोकल लेंथ इन डिफरेंट मीडियम। हमने बोला अगर f1 is focal length in medium n1 and f2 is focal length in medium n2 और nl है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस। लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या लिख दिया है? nl। और n1 क्या है? पहला सराउंडिंग मीडियम। और n2 क्या है? दूसरा। तो मैंने बोला एक लेंस का हवा में फोकल लेंथ है 50 और उसको डाल दिया केरोसिन में। अब मैंने बोला केरोसिन के अंदर फोकल लेंथ बताओ, तो तुम बोलोगे केरोसिन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता दो। हवा का तो पता है, केरोसिन का बता दो। मैंने बोला केरोसिन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.2, तो आप बोलेंगे अभी हम 1.2 के रिलेटिव सॉल्व करेंगे। करेक्ट? कैसे? पहला फॉर्मूला था 1/f1 इज इक्वल टू nl/n1 माइनस 1 ब्रैकेट 1/r1 माइनस 1/r2। फॉर्मूला याद हो गया? लेंस का अपॉन सराउंडिंग का -1। अभी 1/f2 बनाएंगे तो nl/n2 माइनस 1 इंटू, अगर इन दोनों इक्वेशंस को आपस में डिवाइड कर दे तो ये f2 ऊपर चला जाएगा। डिवाइड कर रहे हैं तो हमने रेशियो ले लिया, तो आंसर आया f2/f1 इज इक्वल टू, उल्टा बोल देना, nl/n1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय nl/n2 माइनस 1। ठीक है क्या? ऊपर f2 लिखा है तो n2 वाला टर्म नीचे आएगा, नीचे f1 लिखा है तो nl/n1 वाला टर्म ऊपर आएगा। पहचान गए? ठीक है? आपको थोड़ा थोड़ा ये इमेजिन हो रहा होगा या समझ ऐसा लग रहा होगा कि बाहर के मीडियम को हर बार 1 बना दे रहे हैं हम लोग। क्या ऐसा फील हो रहा है? नहीं फील हुआ क्या? जैसे अगर मान लीजिए ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है और यहां पे n1 है, तो मैंने n1 को क्या बना दिया और ये n2 का वैल्यू क्या हो गया? तो हमने फॉर्मूले में क्या लिख दिया? n2/n1 माइनस 1। सो कुछ सेंस बना? देखो nl है ये, nl, तो n1 को हमने क्या बना दिया? तो nl का वैल्यू क्या हो गया? nl बाय, तो रिफ्रैक्टिव इस फॉर्मूले में क्या आ गया? nl/n1 माइनस 1। तो ये nl/n1 क्या है? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। ठीक है? क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो इसका फॉर्मूला ये वाला लिखेंगे ना, f2/f1 वाला। ये क्या है? nl/n1 क्या है? हाँ, n1 को 1 बना के जो लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आया उसको n-1 में डाल दो। और nl/n2 क्या है? ये लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू नया सराउंडिंग है। कुछ समझे? जरा कोशिश करते हैं, पढ़ो। Thin lens of refractive index 1.5 has a focal length of 15 centimeter in air. When the lens is placed in the medium of refractive index 4/3, its focal length will become। अभी हमने बाहर के मीडियम को क्या कर दिया है? नहीं, हाँ मतलब फोकल लेंथ पहले हवा में था तो 15 सेंटीमीटर था, तो f1 का वैल्यू 15 सेंटीमीटर किसमें है? इन एयर है। ठीक, अब मैंने लेंस को कहां रख दिया है? लेंस है 3/2 का और बाहर का मीडियम क्या है? 4/3 है। तो अभी 1/f2 का वैल्यू हो जाएगा, हाँ करते हैं, तो ये आ गया 3/2 अपॉन 4/3 माइनस 1, 1/r1 है ना। और 1/f1 का वैल्यू क्या था? 3/2 माइनस, अब इसमें तो 1 ही है ना, 1/r1 माइनस, अगर मैं इनको डिवाइड कर दूं तो अभी निकाला f2/f1, तो f1 वाले टर्म ऊपर लिखेंगे यानी 3/2 माइनस 1, और f2 वाला टर्म नीचे लिखेंगे 3/2 अपॉन 4/3
-1। तो यहां लिखा 3/2 -1 यानी कि 1/2, और यहां 3/2 अपॉन 4/3, 3 ऊपर भेजो 9/8 हो जाएगा। ये 9/8 अपॉन 1 करेंगे तो 1/8 का 8 ऊपर चला गया, 2 का नीचे 2 आ गया, 8/2 हो गया, तो 4 आ गया। मतलब कि F2/F1 का वैल्यू, तो F2 का वैल्यू 4 इंटू F1 यानी कि 60 सेंटीमीटर। न्यूटन्स फॉर्मूला, पहले क्या था न्यूटन्स फॉर्मूला बताओ? m इज इक्वल टू -f अपॉन x2। यहां पे लिखा है F1, यहां लिखा है F2। आपको ये कॉन्वेक्स लेंस समझ में आया? पहले F1 बाद में F2। रे किधर से किधर भेजने वाले हैं? लेफ्ट से राइट की तरफ भेजने वाले, तो पहले F1 मिलेगा और बाद में F2, कन्वर्जिंग लेंस में ऐसा F1 F2। फॉर्मूला है xi इंटू XO इक्वल टू -f²। पहले क्या था? x1 x2 f² था, अभी xi इंटू XO इक्वल टू। अब इसमें ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ये हमेशा लेना है फ्रॉम F1, और इमेज डिस्टेंस कहां से मिलेगा? फ्रॉम F2। मामला कॉम्प्लेक्स हो चुका है, फोकस 2 है, तो पहली बात ये दिमाग में रखनी पड़ती है F1 कहां है, F2 कहां है। फिर कहां से डिस्टेंस निकालना होता है ऑब्जेक्ट का? F1 से। तो इमेज का डिस्टेंस कहां से आता है? F2 से। ठीक है, इस फॉर्मूले से। अब आप इसमें देखो तो -f² लिखा हुआ है, इससे यह पता चलेगा कि ऑब्जेक्ट अगर F1 के लेफ्ट में है तो इमेज F2 के राइट में बनेगा। ऑब्जेक्ट अगर F1 के राइट में आ जाएगा तो इमेज F2 के लेफ्ट में बन जाएगा। यहां पे और थोड़ा सा कंफ्यूजन लोगों के दिमाग में होता है, लेकिन मैं आपको 2-3 केसेस, मतलब एक एग्जांपल करके या 2 एग्जांपल करके बताता हूं। देखो, शायद आपको ये सब याद होगा, नहीं याद है तो अभी थोड़ा याद रखने का टाइम आ गया। यहां पे F लिख दिया, यहां 2F लिख दिया। 2F को अब सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं बोलते, क्योंकि R/2 फोकल लेंथ नहीं होता अभी, समझ गए क्या? तो F को F बोलते हैं फोकस, और 2F को 2F ही बोलते हैं, उसको सेंटर वो कब बोलते थे? मिरर में 2F का मतलब सेंटर है, यहां पे 2F का मतलब 2F है, समझ गए क्या? 2F एक पॉइंट है विच इज 2F। ठीक है, तो एक F है और दूसरा, इसमें ये F ही F1 है, यहां पर भी एक F है, ये F है F2, इसका पोजीशन भी F है, और यहां पे भी एक पॉइंट है 2F। इधर फिर इंफिनिटी है और इधर भी इंफिनिटी है। ठीक है, अब पुराने बचपन की बातें याद अगर हो तो बताना, नहीं तो हम यहां पे सीख लेंगे। अगर ऑब्जेक्ट 2F और इंफिनिटी में रखोगे तो इमेज कहां बनेगा? F और 2F के बीच में इमेज बनेगा, लेकिन दूसरे साइड बनेगा, क्योंकि लेंस में रे क्रॉस हो जाएगी। रियल ऑब्जेक्ट यहां रखेंगे और रियल इमेज इधर बनेगा, लेकिन ऑब्जेक्ट दूर रखेंगे तो इमेज पास बनेगा। ठीक है, अच्छा, ऑब्जेक्ट को 2F पे रखेंगे तो इमेज दूसरे साइड 2F पे, इधर नहीं बनता। मिरर में सेम साइड में 2F पे बनता है, लेकिन इधर 2F पे रखेंगे तो इमेज दूसरे साइड 2F पे बनेगा। थोड़ा आइडिया लग रहा है? ऑब्जेक्ट 2F और F के बीच में रखेंगे तो 2F और इंफिनिटी के बीच में बनेगा कहीं इमेज। अब उस फॉर्मूले से थोड़ा ध्यान देना और समझना और बताना मुझे। अगर मैं ऑब्जेक्ट को यहां रख दूं इनके मिड पॉइंट पे, यानी यहां से F/2 डिस्टेंस पे, ये F1 है, तो ऑब्जेक्ट मैंने कितने डिस्टेंस पे रखा? F1 से F/2 पे रखा। यहां पे F/2 पुट करके देखो, F/2 पुट करके देखो और काटो। यहां लिखो इसकी जगह F/2, xi इंटू F/2 इक्वल टू -f²। बोलो, तो xi का वैल्यू क्या आया बच्चों?
मतलब इसको -f/2 लिख देता हूं। अब बोलो, मतलब क्योंकि लेफ्ट में जा रहे हैं, लेफ्ट साइड नेगेटिव है, राइट साइड, तो ये हमारा फिर आंसर क्या आया? ये किसका पोजीशन आया? कहां से आया? कहां से आया? अभी प्लस आ रहा है, किधर आया? हमने लेफ्ट साइड में जाने को माइनस लिखा था, तो ये F2 है। F2 दिख रहा है? F2 से हमें कितना दूर जाना पड़ेगा इमेज के लिए? कितना दूर? तो देखो ये F2 है, यहां से F डिस्टेंस गए तो यहां पहुंचेंगे, लेकिन हमें जाना 2F, तो कहां? यहां पहुंच जाएंगे कहीं, तो इमेज कहां बनेगा? मतलब इधर से 3F पे बनेगा, लेकिन पोजीशन वाइज कहां पे बनेगा? 2F और इंफिनिटी के बीच में। ऑब्जेक्ट कहां रखा है? F और 2F के बीच में। इमेज कहां बन रहा है? 2F और इंफिनिटी के बीच में। ऑब्जेक्ट फोकस के जितना पास लाएंगे, इमेज 2F से इंफिनिटी की तरफ खिसकता चला जाएगा। ऑब्जेक्ट 2F पे रखेंगे तो इमेज उधर 2F पे। ऑब्जेक्ट अगर इधर से 2F के आगे रखेंगे तो इमेज F और 2F के बीच में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर इसका डिस्टेंस बड़ा रखेंगे तो इसका डिस्टेंस छोटा हो जाएगा, तो पास आता चलेगा। एक डिस्टेंस कहां से ले रहे हैं? F1 से। दूसरा डिस्टेंस कहां से आ रहा है? ठीक है, अब इसको थोड़ा फोकस, इस पे थोड़ा फोकस बनाओ। और 1 2 3 4 भी यहां पे लगा सकते हैं। 1 2 3 4 वो भी कंफ्यूजिंग है, लेकिन आप थोड़ा बनाना दिमाग में। हम रियल ऑब्जेक्ट के लिए बेसिकली मैं चाहता हूं आपको, मतलब वहां एग्जाम में जाने से पहले पता रहे कि ऑब्जेक्ट कहां रखेंगे और उसका इमेज कहां बनेगा। ये थोड़ा आइडिया रहे, जिससे कि हमारा एक्सपेक्टेशन सेट हो जाता है। हमको पता रहता मेरा आंसर प्लस आ रहा है तो क्यों सही है, माइनस आ रहा है तो क्यों सही है। समझ गए क्या? जब हम इमेज डिस्टेंस निकालते हैं और आंसर आ रहा है +20, तो आपको पता चल गया कि पीछे की साइड, मतलब दूसरे साइड में +20 है, रियल इमेज बनेगा। ठीक है, तो क्यों बनेगा रियल इमेज? तो थोड़ा आइडिया होगा तभी तो पता चलेगा। तो अभी इसमें तो आइडिया लग रहा है ना? क्या लग रहा है? कि ऑब्जेक्ट अगर लेंस के सामने है और F के बियॉन्ड है, बियॉन्ड F है, तो इमेज दूसरे साइड में बनेगा, लेकिन रिफ्रैक्शन में रे लेंस को क्रॉस करेगा कि नहीं करेगा? रिफ्लेक्ट तो होगा नहीं, तो रे पहले इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे किधर होगा? राइट साइड में। और इमेज भी अगर राइट में बन रहा है, रे भी राइट में, इमेज राइट में बना रहे हैं, तो ये रियल इमेज है। रे किधर जा रहे हैं? राइट में। इमेज भी राइट में है, तो सचमुच मीट करेंगे तभी तो बनाएंगे राइट में इमेज। समझ गए? लेकिन रे अगर डाइवर्ज हो जाए, रे निकलते समय डाइवर्ज हो गए, तो राइट में रे है, लेकिन पीछे एक्सटेंड करने पर इमेज लेफ्ट में बना, तो ये कैसा इमेज हो गया? पहचान पा रहे हैं थोड़ा? तो हमको यही पकड़ना है। रियल ऑब्जेक्ट केवल दिमाग में रखने हैं, ज्यादा नहीं पढ़ना है। रियल ऑब्जेक्ट का ही सवाल बनेगा। ठीक है, तो F और 2F के बीच में ऑब्जेक्ट है, तो रियल ऑब्जेक्ट है, तो पहले यहां लिखा रियल ऑब्जेक्ट। और कौन सा लेंस लिखा? कॉन्वेक्स लेंस। अब ऑब्जेक्ट लिखा, U का वैल्यू, अरे उल्टा लिख दिया, ग्रेटर देन 2F, लेस देन इंफिनिटी। तो इमेज कैसा बनेगा? रियल इमेज बनेगा। रियल इमेज किधर बनेगा? दूसरे साइड में, अदर साइड, है ना? रियल इमेज हमेशा दूसरे साइड बनेगा। सेम साइड में बन रहा है तो वो वर्चुअल, क्योंकि रे तो आगे जा रहे हैं ना। रिफ्लेक्शन में क्या होता था? टकरा के रे लौटते थे, लौट के रे बना गया तो वो रियल हो गया, और पीछे चला गया तो जहां रे नहीं है वहां इमेज है तो वर्चुअल है, जहां रे है वही इमेज है। तो यहां क्रॉस करके आगे गया रे और आगे इमेज बना रहा है, तो रियल है, वहीं तो रे है, वहीं पे इमेज बन रहा है। और जहां पे रे नहीं है वहां पे इमेज बन रहा है। तो रियल इमेज के लिए मुझे स्क्रीन चाहिए। जैसे सन रेज आते हैं और हमने यहां लेंस रख दिया बीच के रास्ते में, तो वो फोकस होके एक पॉइंट पर इमेज बना। वहीं कागज रखते हो तो कागज चमकता दिखता, इतना चमकता जल जाता है। समझ गए क्या? तो हमने क्या करा, वो इमेज हवा में दिखाई नहीं देगा, आपको क्या करना पड़ेगा? उस फोकल पॉइंट पे एक पेपर या स्क्रीन या हाथ ऐसे लगाओगे तो चमकती हुई बिंदी दिखेगी। वो क्या है? वो इमेज है। सन की इमेज आ रही है यहां पे, लेकिन इमेज देखने के लिए क्या चाहिए? स्क्रीन चाहिए। ये रियल इमेज है, स्क्रीन चाहिए। तो आगे वाले इमेज दिखते नहीं, कहां क्या करना पड़ता है? कोई ऐसे पर्दा लगाओगे तो उसमें चमकता हुआ पॉइंट दिखेगा आपको कि ये इमेज बन रहा भाई। ठीक है क्या? ठीक है,
लेकिन वर्चुअल इमेज के लिए स्क्रीन, जैसे मैग्नीफाइंग ग्लास के ऊपर, मैग्नीफाइंग ग्लास हाथ के ऊपर रखते हैं तो हाथ बड़ा दिखता है। पंडित जी बताओ क्या होगा, कुछ होगा कि नहीं? तो पंडित जी देखते ना कि देखो, हाँ लग रहा है सही है, इस बार योग बन रहा है, सही योग है ना? क्या? हाँ नहीं सर, इसके लिए नहीं करा है। हाँ, मैं एक लाइफ में एक ऐसे मिला महात्मा से कि भाई गजब ज्ञान, और पैसे नहीं लेते थे। मतलब ऐसे नहीं कि अरे सर पैसे के लिए उल्लू बनाते, पैसे दे ही नहीं सकते तुम उनको, ही चार्जेस नो मनी। और मूड है कि तुमसे बात करने का मूड होगा तो बात करेंगे, और लगा तो लंपट आदमी हो तो भगा देंगे, तुमको नहीं देखेंगे, चलो निकलो। तो मैं उनके पास गया, किसी ने बताया कि ये बड़े पहुंचे हुए, मतलब ऐसे महात्मा दाढ़ी वाले नहीं है, नॉर्मल इंसान है, लेकिन उन्होंने बहुत पढ़ाई कर रखी है, बहुत शास्त्र पढ़ रखे हैं, बहुत सारा है, बहुत कुछ जानकारी होगी। तो वो बैठते हैं और ऐसी बातें बोल देंगे कि आपको पता चल जाएगा इनको पता है। जैसे पूछते ही बोला कि आप, जैसे मेरी वाइफ से बोला आपकी मम्मा, आपकी मदर की तबीयत कैसी है, तो बोले कि ठीक है, कि आज ही चेक कराने भेज देना उनको। और जितनी देर में उसके फोन किया तो पता चला कि हॉस्पिटल में ही है, हमको नहीं पता था उस टाइम। कैसे हो है? पंडित जी सर पर कैसे पता चलता है ये सब चीज? मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, ठीक है। कोई भी मैंने बात पूछा, जितना उनको बोलना था उन्होंने बोला कि, हमने बोला क्या है, मतलब क्या लाइफ का क्या एम है, क्या करूं, पैसे बताओ क्या आएंगे, ये सब सवाल नहीं पूछ सकते, जूता उतार के मारेंगे। जितना उनको मन है उतना बताएंगे, बोलेंगे, लेकिन बता देंगे कि ठीक है, ठीक है, सेहत ठीक चलेगी, ये है ठीक है, इस पे ध्यान देना, उसमें बस उतना ही। कह रहे ज्यादा चिंता मत करो, जियो, बढ़िया लाइफ जी रही, चल रही है, अच्छे जियो। तो लेकिन कुछ ऐसी बातें बता देते हैं कि इसका हेल्थ प्रॉब्लम को देखना, इसका देखना, उसका समझना, यहाँ पे नुकसान हो सकता है, या यहाँ पे तुम्हारे को ठीक रास्ता पकड़ में आएगा, तो इसमें मेहनत करो। तो उतना बहुत ठीक है, लेकिन वो जी। बता देते हैं कि लाइफ ऐसे नहीं चलती कि तुम, मैंने जो बता दिया वही चलेगी, बट यह है कि लॉन्ग टर्म में आपको सक्सेस दिखती रहेगी। हाँ, एटा वाले पंडित, एटा एक जगह है कानपुर के पास, मेरे पेरेंट्स कानपुर में रहते हैं ना, तो एटा एक कानपुर के पास जगह है, एटा वाले, उनका नाम ही यही है, एटा वाले पंडित जी, नाम हम नहीं जानते एटा वाले पंडित जी, आप एटा पहुंच जाओ बस स्टैंड के आसपास और बोलो भैया यहाँ पंडित जी को, ये एटा वाले पंडित जी, काम लोग बता देगा, घर पर छोड़ा देगा। लेकिन झंडू बात की अगर पंडित जी पैसा पड़ेगा थप्पड़, वो पैसा मांगते भी नहीं है ना, नहीं दे सकते आप। मैंने कोशिश किया, कुछ जाओ निकल लो, कुछ नहीं, और ऐसा टूटे घर में ही रहते हैं। और बहुत लोग आते हैं, मतलब ऐसे कोई हिंदू मुस्लिम भी नहीं उसमें, मैं देखा तमाम मुस्लिम ही बैठे हुए, चमत्कार चल रहा है भाई तो ये 2 से इन्फिनिटी, लेकिन मुझे मालूम नहीं कि वो रिजल्ट का बताते हैं क्या सर वही तुम पूछना सबके था। हाथ के फोटो की भेज दो, पंडित जी हाथ देख के बताओ क्या रैंक है अरे लालच तो आ जाता है कि यार पता चल जाए, मेहनत करेगी ना करे तो सर कल से फिर क्लास आऊं कि नहीं आऊं लेकिन डर लगता है, समझ रहे, कुछ ऐसा बोल दिया जो हम सुनने की तैयार ही नहीं है, समझ रहे हैं ना, कितनी बर्बादी हो जाएगी अभी तुम निकलोगे बाहर सड़क ध्यान से क्रॉस कर रियल इमेज, तो रियल इमेज बनेगा F और 2F के बीच में, अदर साइड में है, और यहां पे ऑब्जेक्ट कहां पे कहां रख दिया, F और, तो इमेज कहां बन रहा है 2F और इंफिनिटी। अब देखो ये तो 2 रीजन हो गए रियल ऑब्जेक्ट के, ये वाले F से 2F, 2F से इंफिनिटी। अगर लेंस और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट रखोगे
तो थोड़ा दिमाग लगाना। अब की F1 के राइट में ऑब्जेक्ट चला गया तो इमेज F2 के लेफ्ट में आएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखना, अगर मैं यहां लेंस और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट रखूंगा तो ये डिस्टेंस F से छोटा है कि बड़ा है, इन्हें फोकल लेंथ से छोटा है कि बड़ा है, तो इधर से जो इमेज बनेगा वो फोकल लेंथ से बड़े डिस्टेंस में बनेगा। तो यहां पे ऑब्जेक्ट रखोगे और इधर ही इमेज बनेगा। देखो आप, इसके लेफ्ट में चलना है ग्रेटर देन F। कुछ सेंस बना? अगर फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है और मैंने यहां पे 5 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट को रख दिया, फोकस से 5 सेंटीमीटर पे, तो 20 का स्क्वायर अपॉन 5 करोगे तो 20 का स्क्वायर होता 400, 400 डिवाइड बाय 5 80। तो यहां से 80 सेंटीमीटर इधर लेफ्ट में इमेज बनेगा। तो ऑब्जेक्ट भी लेफ्ट में और कैसा इमेज हो गया? तो अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 0 और F के बीच में है, ये भी रियल ऑब्जेक्ट है, लेकिन इमेज इसका किधर बनने लगेगा? हाँ, वर्चुअल इमेज बनेगा, और वो भी सेम साइड में, अदर साइड नहीं बनेगा, सेम साइड में बनेगा। और ये जो इमेज है इसकी खास बात क्या है? ये बड़ा इमेज बनेगा, एनलार्ज्ड। ये वही वाला है पंडित जी वाला, क्या है कि मैग्नीफाइंग ग्लास रखा तो ऑब्जेक्ट कहां है? लेंस और फोकस के बीच में। मैग्नीफाइंग ग्लास लेके 10 किलोमीटर दूर से देखते क्या? क्या करते हैं? एकदम चिपका लेते भाई, बिल्कुल पास रहेगा ना, पास रहता है। क्यों? क्योंकि अगर तुमने दूर रखा तो गायब हो जाएगा, फोकस के आगे नहीं जाना चाहिए। तो कहां रखते हैं? फोकस और लेंस के बीच में ऑब्जेक्ट होता है, तो इमेज किधर दिखता है? हाथ पीछे ही दिखता है, समझ गए ना? लेकिन हाथ नहीं दिख रहा, बड़ा हाथ दिख रहा है, इसका मतलब एनलार्ज्ड इमेज दिख रहा है। ऑब्जेक्ट किधर है? लेंस के पीछे। इमेज किधर बन रहा है? लेंस के पीछे। तो ये थोड़ा तीन ऑब्जेक्ट का दिमाग में आ गया क्या? रियल ऑब्जेक्ट दूर है तो F और 2F के बीच में बनेगा, F और 2F के बीच में है तो 2F और इंफिनिटी के बीच में बनेगा। ये रियल का रियल है। इसका एग्जांपल बोलो, रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज का कोई एग्जांपल बोलो। मूवी थिएटर में प्रोजेक्टर से स्क्रीन पर पिक्चर चलती है, कभी देखे हो मूवी? तो सर हम तो मूवी देखने जाते हैं, प्रोजेक्टर थोड़ी देखने जाते हैं। देखे हो ना, लाइटें आ रही होती हैं, तो प्रोजेक्टर के पीछे फिल्म होती है। ऑब्जेक्ट, इमेज कहां बन रहा है? तो ऑब्जेक्ट कहां है? F और 2F के बीच में। इमेज कहां बन रहा है? 2F और इंफिनिटी के बीच में। कुछ समझे क्या? प्रोजेक्टर का स्क्रीन दूर है, देखो लेंस से बहुत दूर है, इंफिनिटी के ऑलमोस्ट हो गया, तो ऑब्जेक्ट ऑलमोस्ट फोकस के पास होगा। F और 2F के इमेज वहां रियल ऑब्जेक्ट है, और स्क्रीन पे इमेज बन रहा है। स्क्रीन वाले इमेज हमेशा कैसे होंगे? रियल होंगे। और मैग्नीफाइंग ग्लास से हाथ को देखा तो वो रियल इमेज का, तो रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज बनेगा सेम साइड। ठीक है, 3 कहानी हो गई। ये वाला फोटो देख लो आप, इसमें 1 2 3 4 भी लिखा हुआ है, तो यहां पे मैं वैसे बना देता हूं। ये भी तरीका मैंने डिजाइन किया कि आप, ये जैसे कॉन्वेक्स है, F1 कहां पे दिखाई दे रहा है? पहले F1 आता है, बाद में F2 आता है। तो केवल F1 को लिखो और F1 का 2F लिखो, और इस प्रिंसिपल एक्सिस को 4 पार्ट में डिवाइड कर दो। ठीक है, मैं यहां पे बनाने की कोशिश करता हूं। ये एक लेंस मैंने बनाया, F1 कहां है? ये F1 है। इसका 2F कहां है? वो भी लेफ्ट में है। ये हमने 1 2 3 और 4, ये लेंस हो गया, 1 2 3 4, 4 हिस्से में डिवाइड कर दिया। एक हिस्से को लिख दिया 1, दूसरे को 2, तीसरे को 3, चौथे को लिख दिया 4। यहां पे लिख दो ऑब्जेक्ट। मतलब ये 4 जगह मैंने किसकी बनाई? ऑब्जेक्ट की बनाई। मतलब ऑब्जेक्ट या तो 1 पे रखेंगे, या फिर 2 पे रखेंगे, या फिर 3 पे, और फिर 4। अब इमेज के लिए उल्टा लिखना है, उल्टा। तो फिर से यही लेंस बना लो, फिर से यही स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लो। अब की F2 और 2F पे ड्रॉप वो करो। इधर से ही लाइट रे आ रहा है, F2 किधर है? ये F2 हो गया, और 2F किधर है इसका? ये आगे हो गया, और ये इंफिनिटी हो गया। 4 हिस्से ये हो गए। यहां पे इमेज लिख दो, इमेज। ठीक, ऑब्जेक्ट के लिए कैसा डिवाइड किया? F1 और 2F। इमेज के लिए कैसे डिवाइड किया?
f2 और 2f दोनों लेंस में ये करेंगे, ठीक है। अब उल्टा चालू कर दो, उल्टा, तो यहां लिखा 1, फिर लिखा 2, फिर लिखा 3, फिर लिखा 4, ठीक। अब यहां पे है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4। पहले मैंने आपको बताया था कि 1 का इमेज 2 पे और फिर 2 का इमेज 1 पे, यहां पे ऑब्जेक्ट का फोटो अलग है, और तो 1 का इमेज 2 पे और 2 का इमेज 1 पे और 3 का इमेज और 4 का इमेज। तो 1 का 2 पे, देखो गोला 1 है उसका इमेज 2 पे, और गोले वाले 2 का इमेज 1 पे, और गोले वाले 3 का इमेज 4 पे, और गोले वाले 4 का इमेज 3 पे। ये 4 जगह हो गई। तो 1 पे कैसा ऑब्जेक्ट है? रियल ऑब्जेक्ट है। इमेज कहां बन रहा है? 2 पे। ऑब्जेक्ट कहां है? 2f, और इमेज कहां बन रहा है? 2 पे बन रहा है। फिर ऑब्जेक्ट रख दिया f और 2f के बीच में, इमेज कहां चला गया? दिख रहा है? रियल ऑब्जेक्ट, रियल इमेज। ऑब्जेक्ट रख दिया पोल और लेंस और f के बीच में 3 पे, इमेज कहां बना? 4 दिख रहा है? 4 ये वाला साइड है, ये इमेज का रियल जगह हो गया, ये ऑब्जेक्ट के लिए रियल हो गया। और वर्चुअल ऑब्जेक्ट है तो यहां पे रियल इमेज 3 पे बनेगा। वर्चुअल ऑब्जेक्ट, रियल इमेज, ठीक है। चलिए, ये किसके लिए लिख दिया? देखो 1 का इमेज 2 पे, 2 का 1, 3 का 4, 4 का 3। ये देखो 1 है, वहां 1 है, यहां पे 2 आ गया। फिर वहां 2 का इमेज 1 पे, 3 का 4 पे, यहां 4 पूरी दुनिया है, ये 4 का यहां 3 पे। तो ऐसा थोड़ा डायग्राम में क्या हमको सारे ऑब्जेक्ट की इमेज पता चल गए। मान लो कोई ऐसे ही सवाल ऑब्जेक्टिव आ गया कि अगर ऑब्जेक्ट को एफ और लेंस और फोकस के बीच में रखेंगे तो इमेज कहां बनेगा? आप बोलो सेम साइड में ही बनेगा, पीछे मिरर के, सॉरी लेंस के पीछे की तरफ बनेगा, इधर से देखेंगे। इसमें 1 2 3 4 थोड़ा पहचानना। 1 2 3 यहां पे हमने किससे डिवाइड कर दिया? F1 से। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहां पे डिवाइड होते हैं? अभी इसमें पीछे क्या कर रहे थे? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वाले एक्सिस को F1 और 2F पे, लेकिन F1 किधर है? राइट साइड में है, तो यहां पे 2F और इंफिनिटी। तो 4 हिस्से हो गए, 1 2 3 4, और उधर से लिखना है अब इसमें, ठीक है। तो F2 इधर है, F2 2F और इंफिनिटी। उधर से पीछे वाले समझ गए ना? राइट साइड से 1 2 3 4 लिखो, इसमें लेफ्ट साइड से 1 2 3 4 लिखो, तो आपको 1 का इमेज कहां दिखेगा? अब देखो 1 क्या है? 1 क्या चीज है? रियल ऑब्जेक्ट की दुनिया। लेकिन 1 के बीच में कोई डिवीजन, यानी रियल ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखोगे इमेज कहां बनेगा? ये वाले लेंस का कोई एग्जांपल बताओ। तो मिरर होता है, गाड़ी में मिरर होता है। वो तो मिरर है। हाँ, कौन सा? चश्मा, चश्मा। चश्मे से बेटर कुछ बोलो। आपने कभी होटल के रूम के दरवाजे में एक छोटा सा पीप होल होता है, उसमें लेंस लगा रहता है, देखा कभी? झांकी हो गई? ऐसे कोई दरवाजा खटखटाता है तो सब कहते हैं लग रहा है कोई कातिल आ गया, फिर डरते डरते जाके ऐसे झांकते। कभी झांके उसमें? है तो झांकते तो लॉबी इतनी बड़ी है लेकिन ऐसे श्रिंक होके छोटा दिखता है, समझ गया ना? कोई आदमी खड़ा होगा, इतना सा टेढ़ा सा मुंह दिखेगा उसका, इतना छोटा मुंह दिखेगा। होता है कि नहीं होता? ऑब्जेक्ट कहां है? लेंस के पीछे है, रियल ऑब्जेक्ट है। इमेज कहां बन रहा है? सेम साइड में बन रहा है। कैसा इमेज है? तुम पर्दा लेके चल रहे हो क्या कि वहां ऑब्जेक्ट आदमी का यहां फोटो अंदर दिख रहा है? अपनी मुंडी पे लाइट मार रहा है, कह रहा लो मेरा इमेज अंदर देखो पर्दे में, ऐसा दिख रहा है क्या? किधर देख पा रहे हो? देखो, लाइट रे लेंस को क्रॉस करके आगे जाएंगे। वर्चुअल इमेज हमेशा अपोजिट साइड में, लाइट रे इधर है, इमेज दूसरे साइड में बनेगा। जिधर रे है उधर ही इमेज बनेगा, तो क्या बोलेंगे? रियल इमेज। 2 पे इमेज बनता है। तो आप देखो 1 की दुनिया क्या है? पूरी इंफिनिटी से लेंस तक 1 है, यानी 10 मीटर पे रख दो, 20 मीटर पे रख दो, 5 मीटर पे रख दो, 1 मीटर पे रख दो, आधे मीटर पे रख दो, कहीं भी ऑब्जेक्ट को रख दो,
इमेज कहां बनेगा? लेंस और उसके फोकस के बीच में, यानी सारी दुनिया श्रिंक होके लेंस फोकस के बीच में आ गई। ऑब्जेक्ट भी पीछे, इमेज भी पीछे, समझ गए क्या? तो आदमी दूर भी होगा, खिसक के कैसा दिखेगा? छोटा, और यहां सामने दिखेगा। लॉबी लंबी है, पूरी लॉबी का इमेज दिखेगा, झांकोगे पूरी लॉबी का इमेज दिखेगा। आदमी उसके बीच में बैठा होगा, उसका भी इमेज दिखेगा। कोई और भी सामान रखे होंगे, वो सब छोटे 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 दिखेंगे। समझ गए? चले जाना भाई किसी होटल, देखना। ठीक है, अब हम लोग लिख रहे हैं, आगे आ जाएगा वैसे। क्या हो रहा है? फोकल लेंथ ऑफ लेंस। कुछ पॉपुलर लेंस के आगे, ये हेडिंग वैसे है लेकिन यहां पेज खाली था, यही लिख दे रहे। पॉपुलर लेंस के फोकल लेंथ हम ऑलरेडी कैलकुलेट करेंगे। वो इसलिए क्योंकि एग्जाम में जाके ये फॉर्मूला लगाएंगे तो समय ज्यादा लगता है। तो ध्यान से देखो, हमारा मोस्ट पॉपुलर लेंस है इक्वी कॉन्वेक्स। इक्वी कॉन्वेक्स लेंस का रेडियस दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस की खास बात समझना। अगर मैं लाइट रे ऐसे भेजूंगा तो लाइट रे राइट में जा रहा है, तो लेंस से राइट वाले डिस्टेंस पॉजिटिव हो जाएंगे और लेफ्ट वाले। अब ये वाला पहला सरफेस जो लाइट रे क्रॉस कर रहा है उसको कहते हैं R1। लेकिन R1 का सेंटर किधर है, राइट में कि लेफ्ट में? राइट में है कॉन्वेक्स सरफेस का। और राइट साइड कैसी है? तो पहला रेडियस हमको पॉजिटिव लिखना है कि नेगेटिव? सेंटर राइट में आ रहा, पॉजिटिव लिखना है। दूसरा रेडियस किधर है? तो हमारा फॉर्मूला होता था 1/f इज इक्वल टू n-1 ब्रैकेट 1/r1 माइनस 1/r2। कुछ लोग कहेंगे सर अभी तो आपने लिखा था n2/n1 -1, बाहर के मीडियम को हमने 1 बना लिया है। तो बाहर का मीडियम क्या है और अंदर का? और 1 नहीं होगा तो कैसे बनाओगे? अगर बाहर का मीडियम 1.2 और अंदर का 1.5 है तो क्या करोगे? तो 1.2 को 1.2 से डिवाइड करोगे तो वो 1 हो जाएगा, और 1.5 को भी। तो इस n की जगह क्या लोगे? 1.5 अपॉन 1.2। फॉर्मूला यही रहेगा, इसमें n की जगह n2/n1 अपने आप आ जाएगा। समझ गए क्या? तो आंसर में कोई अंतर आएगा? कोई नहीं, लेकिन ये याद रखना थोड़ा आसान है। n2/n1 दो बार लिखना बोलना पड़ता है, n-1। अब इसमें साइन के साथ वैल्यू रख रहे हैं, तो 1/f इज इक्वल टू n-1। अब देखो पहला रेडियस क्रॉस करा तो वैल्यू r है लेकिन प्लस है, तो पहला प्लस है और दूसरा, तो यहां पे रखते हैं 1/r माइनस 1/, पहला प्लस है दूसरा माइनस है, तो पहला प्लस दूसरा माइनस करे तो ऐड हो गया कि सब्ट्रैक्ट हो गया? हमेशा ऐड होगा। ये जो सरफेस है कैसा सरफेस है? तुम कहोगे कॉन्वेक्स सरफेस है। ये कैसा सरफेस है? तो कॉन्वेक्स सरफेस कन्वर्ज करता है, दूसरा कॉन्वेक्स क्या करेगा? वो भी कन्वर्ज करेगा। तो दोनों जब एक ही चीज करेंगे तो दोनों के टर्म हमेशा आपस में ऐड होंगे, यानी दोनों साइड कॉन्वेक्स है तो ये भी पॉजिटिव आएगा और ये भी पॉजिटिव आएगा। आपको कभी साइन कन्वेंशन का अगर लगाने का मन नहीं है तो अपने आप दोनों को क्या लिख दो? 1/r प्लस 1/r। समझ गए क्या? 1/r1 प्लस 1/r2। अगर दोनों कॉन्वेक्स है और एक कॉन्वेक्स है तो वो प्लस लिखो, दूसरा कॉनकेव है तो उसको माइनस लिखो। पहचान लोगे कॉनकेव कॉन्वेक्स कैसे होता है? ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ गया? ये 1/r प्लस 1/r क्या आ गया? n-1 अपॉन इंटू 2/r। करेक्ट? तो फोकल लेंथ का आंसर बोलो, r/2 n-1। ठीक, तो इसको ही याद करके जाएंगे। ठीक, दूसरा रिजल्ट लिख रहा हूं, सेकंड है प्लेनो कॉन्वेक्स। ये जो पॉपुलर, बहुत पॉपुलर लेंस हैं उनके बारे में बात हो रही है। तो लोग ये 1/r ये सॉल्व करके साइन नहीं रखते रहते हैं, वो सीधा लिख देते क्या? r/2n-1, r/2n-1, तुरंत लिखते हैं, आंसर निकालते। ठीक है, इसमें भी प्रैक्टिस लेवल लोगों का बहुत हाई है। ज्यादातर लेंस किस मीडियम के बने होते हैं? ग्लास के। और ज्यादातर ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूरे चैप्टर में क्या दिया रहता है? 3/2। यहां पे जरा 3/2 लिख के देखो, तो डिनोमिनेटर क्या दिख रहा है? 1।
तो अगर 3/2 का लेंस हवा में रखा रहता है तो जितना रेडियस दिया रहता है उतना ही फोकल लेंथ हो जाता है। R/2 जैसा फॉर्मूले से कंफ्यूज नहीं होना। क्या ये हर लेंस में ऐसे ही होगा? लेकिन बहुत ही ज्यादा ये वाला फॉर्म बार बार यूज होगा। लोग देख के बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ इक्वी कॉन्वेक्स लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 इज 20 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। समझ गए क्या? लेकिन ये ज्यादा ट्रिकबाजी हो गई। लेकिन मतलब मैं बोल रहा हूं मैंने प्रैक्टिस करा है तो मुझे पढ़ते ही पता चल जाता है कि अरे जो 20 दे दिए ना 20 फोकल लेंथ आने वाला। ठीक, आपको थोड़े दिनों में पता चल जाएगा, जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी लगेगा अरे यार ये बार बार यही आ रहा है, वैल्यू रखते हैं फिर से वही आ जाता है। चलिए, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस कैसा होगा? इसका एक रेडियस आर होगा, दूसरा रेडियस, तो इंफिनिटी वाला टर्म तो 0 हो जाएगा। तो हमारा फोकल लेंथ का आंसर आर बाय, क्या ये बात समझ गए? मामला बहुत सिंपल है। इससे डबल फोकल लेंथ है। डबल फोकल लेंथ का मतलब भी समझना, अगर पैरेलल बीम भेजे तो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस में कितने कॉन्वेक्स सरफेस है? एक ही कॉन्वेक्स सरफेस है, तो मोड़ेगा कौन? एक ही सरफेस मोड़ेगा। और बाई कॉन्वेक्स लेंस में कितने कॉन्वेक्स सरफेस है? क्या इसमें दो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस छुपे हुए हैं? इसमें दो प्लेनो कॉन्वेक्स सरफेस छुपे हुए हैं। तो एक सरफेस ज्यादा मोड़ेगा या दो सरफेस मिलकर ज्यादा मोड़ेंगे? तो ज्यादा मोड़ेंगे तो पास में कौन सा रोकेगा लाइट रे को? ज्यादा मोड़ने वाला, ज्यादा मोड़ने वाला है ना। और प्लेनो कॉन्वेक्स दूर मोड़ेगा। तो अगर मैंने प्लेनो कॉन्वेक्स में लाइट रे भेजा और 20 सेंटीमीटर पे मोड़ के मिला रहा है, तो दो प्लेनो कॉन्वेक्स क्या करेंगे? 20 को घटाके और आधा कर देंगे। वो बोलेगा 20 पे, वो बोलेगा और अंदर ले आओ। समझ गए क्या? ये मोड़ रहा, फिर वो उसको मोड़े हुए को और मोड़ दे रहा है। समझ गए? तो दो बार मोड़ेगा तो जितने पे मुड़ना था उससे आधे रास्ते पे ही लाइट रे मुड़ जाएगा। तो इसका फोकल लेंथ उससे आधा आ रहा है। फोटो देख के बताओ, फॉर्मूला आधा आ रहा है कि नहीं? इसका फोकल लेंथ 20 है, तो इसका क्या है? तो जिसमें डबल लेंस है उसका फोकल लेंथ आधा हो गया है। दो लेंस है, इसमें कितने कॉन्वेक्स प्लेनो कॉन्वेक्स हैं? दो। बीच में लाइन बना दे तो एक प्लेनो कॉन्वेक्स इधर, एक प्लेनो कॉन्वेक्स इधर। समझ गए? कॉन्वेक्स लेंस होता है, उसमें आपको ये नहीं सोचना सर पहले प्लेन है या बाद में प्लेन है, उससे फर्क नहीं पड़ता। ऐसे देखो ऐसे देखो, एक ही बात है। ठीक है? तो ओरिएंटेशन से फर्क नहीं पड़ता। वो इधर से लाइट रे भेजोगे तब भी कन्वर्जिंग, और ऐसे लाइट रे भेजा तब भी कन्वर्जिंग है। ठीक है क्या? ये फॉर्मूला याद कर लो। और इसी के दूसरे काउंटर पार्ट भी है, इक्वी कॉनकेव। तो इक्वी कॉनकेव में बस इसी आंसर में माइनस लगा दो बच्चों। और प्लेनो कॉनकेव, बोलो आंसर। -r/n -1। 4 वैल्यूज डायरेक्टली फॉर्मूले पकड़ लीजिए। इक्वी कॉनकेव, प्लेनो कॉनकेव, नेगेटिव फोकल लेंथ आएगा। नेगेटिव फोकल लेंथ का मतलब है डाइवर्जिंग, और पॉजिटिव फोकल लेंथ का मतलब है कन्वर्जिंग। हाँ, सवाल थोड़ा बड़ा है लेकिन आराम आराम से करते हैं। इसमें एक बात आपको और चमकेगी, इसलिए सवाल जानबूझ के मैंने रखा है। एक चमकदार बात और है, ए प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस इज मेड ऑफ मटेरियल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन व्हेन अ स्मॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर अवे in front of the curved surface of the lens, an image of double size of object is produced due to reflection from the convex surface of the lens. Another faint image is observed at a distance 10 centimeter away from the lens. एक लेंस है, कौन सा? प्लेनो कॉन्वेक्स। इसके सामने एक ऑब्जेक्ट रख दिया है 30 सेंटीमीटर पे। इसका फोकल लेंथ हमें मालूम नहीं है, लेकिन अगर इसका रेडियस r होता तो इसका फोकल लेंथ r/n-1 होता। इसका n का वैल्यू भी दिया नहीं, वो भी हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है? दिया नहीं है, n भी कैलकुलेट करना है। लेकिन ये दिया है
कि 30 सेंटीमीटर वाले का जो इमेज है वो ऐसा बना कि डबल साइज का इमेज बना। ठीक है, ठीक है। अब हमारे पास इसमें दो चॉइसेस होती है। डबल साइज का इमेज या तो सेम साइड में डबल साइज का बन सकता है, यानी रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज जैसे मैग्नीफाइंग ग्लास में होता है, या फिर रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज दूसरे साइड हो सकता है। अगर ऑब्जेक्ट को f और 2f के बीच में रखोगे तो इमेज 2f और ऑब्जेक्ट पास में इमेज 2f और इंफिनिटी पे रखा है तो ये मूवी हॉल जैसा है, छोटा फिल्म है, स्क्रीन पे इमेज बड़ा दिखता है। समझे क्या? जो हम फिल्म यूज करते, जो पुरानी फिल्म होती थी प्रोजेक्टर में ऐसे चलता था ना, टर मारता था सामने रिफ्लेक्शन, तो वो जो सॉरी रिफ्रैक्शन, तो वो जो साइज स्क्रीन पे जो साइज आता है वो तो बड़ा ही आता है ना। इतना बड़ा फिल्म लेके थोड़े नहीं चल रहे होते हैं, उतना ही बड़ा होता है क्या? फिल्म साइज इतना है, लाइट ऐसे फेंक रहे हैं प्रोजेक्टर पे और सामने स्क्रीन पे बड़ा साइज, तो इमेज डबल साइज का बनना है तो या तो इधर इमेज बनेगा या फिर सेम साइड में पीछे बनेगा। ठीक है, अभी हम सॉल्व कर लेंगे इसको। ठीक है, दूसरा, इस लाइन का क्या मतलब है बताओ, क्या लिखा है? हाँ, ये बोल रहा है कि अगर ये मान लो जैसे किसी भी कांच में हम देखते हैं तो हमें पीछे वाले ऑब्जेक्ट भी दिख रहे होते हैं ट्रांसपेरेंट ग्लास में, लेकिन थोड़ा थोड़ा अपना इमेज भी दिख रहा होता है। कभी मैंने आपको हमेशा ये सिखाया है कि कभी भी कंप्लीट रिफ्रैक्शन या कंप्लीट रिफ्लेक्शन हमेशा लाइट रे क्रॉस भी करती है, लाइट रे रिफ्लेक्ट होके भी आती है। तो किसी ट्रांसपेरेंट कांच में भी देखेंगे तो थोड़ा आपको रिफ्लेक्शन दिखाई देगा, यानी वो कांच प्लेन मिरर की तरह काम करेगा। बट ये कैसा लेंस है तो इसका सरफेस किस मिरर की तरह भी काम करेगा? कॉन्वेक्स मिरर की तरह भी काम करेगा। तो आप ऐसा सोचो कि अगर ये इस तरह के मिरर की तरह काम कर रहा है तो इस मिरर का अगर रेडियस r है तो फोकल लेंथ कितना हो जाएगा? r बाय, तो केवल इस मिरर के सामने अगर 30 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रख दे तो बोल रहा है इमेज पीछे, फेंट इमेज पीछे बन रहा है। कितने पे? हमको कैसे पता पीछे बन रहा है? फ्रॉम द मिरर लिखा हुआ है, हमको कैसे पता पीछे बन रहा है? क्योंकि ये कॉन्वेक्स मिरर है और कॉन्वेक्स मिरर में ऑब्जेक्ट कहीं भी सामने रखो इमेज हमेशा पीछे ही बनता है। इसमें वो काम करता है जो हमारा न्यूटन्स फॉर्मूला था। तो हम इसको न्यूटन्स फॉर्मूले से जरा देख रहे हैं, या चलो छोड़ो, इस नॉर्मली देख लेते हैं। तो बताओ, अगर मुझे ये फोकल लेंथ निकालना होगा, इसमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है? -30। इमेज डिस्टेंस कितना है? +10। और फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है? 1/v + 1/u से uv अपॉन u + v। बताओ, रखो वैल्यू। -30 × 10 -30 + 10 कितना आया? हाँ, ऊपर भी माइनस है नीचे भी माइनस है भाई। हाँ, +15 सेंटीमीटर आ गई तो सेंटर है इसका। ठीक है, तो +15 सेंटीमीटर आ गया। तो बताओ इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना आ गया? तो रेडियस r का वैल्यू आ गया 2f। कितना लिख देगी? ये मिरर की तरह मान के सॉल्व कर रहे हैं, ये लेंस, लेकिन हम किसकी तरह सॉल्व कर रहे हैं? क्योंकि इसका सरफेस रिफ्लेक्टिंग है तो 2f कर दिया। बताओ 2 × 15 कितना सेंटीमीटर आ गया? अब ये रेडियस ऑफ कर्वेचर इस लेंस के भी सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर है। समझ में गया क्या? ये हमने क्या मान लिया था इसको? हल्का सा रिफ्लेक्टिंग अगर है ये तो ये कॉन्वेक्स मिरर की तरह है। अगर कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ निकाला तो किसी मिरर का फोकल लेंथ उसके सरफेस के रेडियस के डबल के, मतलब रेडियस इज डबल ऑफ फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ निकाला 15 सेंटीमीटर आया। इसका मतलब ये सरफेस का रेडियस कितना है? डबल, यानी लेकिन ये जो सरफेस है ये कॉन्वेक्स लेंस का भी ऊपर वाला ही सरफेस है, तो इसका रेडियस भी कितना आ गया? इसीलिए कितना आ गया? 30 सेंटीमीटर। तो इस लेंस का फोकल लेंथ कितना होगा? हाँ, तो इस लेंस में ये फॉर्मूला समझ गए क्या? मैं ऐसे नहीं बोला सर इसका भी 15 r/2 कर देंगे। ये लेंस है भैया, इसका r/2 नहीं होता, इसमें r/2 होता है, इसमें नहीं होता। इसमें क्या फॉर्मूला चलेगा? r/n-1। लेकिन n का वैल्यू अभी पता, तो n का वैल्यू अभी बैक कैलकुलेट होगा, इधर से भी फोकल लेंथ निकालेंगे। बोलो ऑब्जेक्ट कितने पे रखा है? 30 पे।
और मैग्निफिकेशन कितना दिया है 2, या तो +2 होगा या फिर, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला बच्चों अभी लेंस के लिए मैंने बनाया था V/U। F/U+F, याद आया। मैग्निफिकेशन का वैल्यू या तो +2 है या -2 है, दोनों रख के एक एक बार करते हैं, ठीक है, फिर उससे कैलकुलेट करके देखें कौन सा ऑप्शन आ रहा है। तो बताओ अगर मैंने इसको +2 लिख दिया तो सर F का 60 वैल्यू, आएगा। नहीं ऑप्शन देख के हम डिसाइड करेंगे अभी। चलो बताओ, F/U+F, F/U+F, तो F का वैल्यू आ गया 2U + 2F, F उधर ले गए, तो -F = U का वैल्यू कितना है, तो F का वैल्यू क्या आ गया 60 सेंटीमीटर आ गया, एक ऑप्शन आ गया। इसी को दोबारा सॉल्व कर रहे हैं, मैग्निफिकेशन को क्या लिख दिया F/U+F और उसकी जगह क्या लिख दिया, तो फिर इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो F = -2U - 2F, इधर भेज दो, तो 3F = 20 आ जाएगा पूरा F का वैल्यू। U की जगह लिखा कितना -30/3 कर दिया, तो कितना आ गया, फोकल लेंथ कितना आ गया, तो मेरे पास दो ऑप्शन आ गए, या तो हमारा फोकल लेंथ 20 आएगा या फिर 60 आएगा, ठीक है। अभी इसमें ऑप्शन 20 वाला है, समझे क्या, 20 वाला ऑप्शन है, मतलब ये सही हो सकता है क्योंकि 20 वाला ऑप्शन भी पॉसिबल है और 60 वाला, तो बोलो फोकल लेंथ ऑफ लेंसेज 20 सेंटीमीटर, ये ऑप्शन ठीक लग रहा है। अब मुझे बताओ अगर मैं इसमें इसको वैल्यू रख दूं तो एन का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं सर 5/2। हाँ, तो मैंने दोनों वैल्यू रख के देखते हैं, 5/2 मतलब 2.5 बन रहा है, तो 20 है तो 20 रख के देख लेते हैं, 20 = R की जगह कितना, R देखो 30 आ चुका था उधर से, 30/n-1 इधर कर दिया, तो n-1 = 3/2 हो गया, तो n का वैल्यू 2.5 हो गया, ये हमारा आंसर आ गया। तो 20 और ये आपस में मैच करते हुए है कि नहीं है, यदि 20 सही है तो 2.5 भी सही होगा, समझ गया, ऐसा तो नहीं हो सकता 20 लेंगे लेकिन 2.5 नहीं लेंगे, समझ गए क्या, 20 सही है तो 2.5 भी सही है, अगर 60 से कैलकुलेट करेंगे तो कुछ और आएगा, लेकिन फिर ये दोनों गलत हो जाएंगे, समझ गए, हाँ क्या कह रहे हो सर यदि 60 लेके करेंगे तो इसमें तो 3/2 आ जाएगा ना, फिर वो गलत हो जाएगा। हाँ नहीं नहीं, अच्छा, तो मैं और दूसरे ऑप्शन बोलता हूं कि 20 लेके 2.5 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मतलब ये और ये पॉसिबली करेक्ट हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, 60 दिया है क्या फोकल लेंथ ऑप्शन में, नहीं दिया है, 3/2 दिया है क्या, नहीं दिया, तो हम 3/2 को क्यों नहीं मार रहे, हाँ, समझ गए क्या, 3/2 भी दिया रहता तो पॉसिबिलिटी वो भी होती, समझ गए क्या, ऑप्शन नहीं दिया है तो हम उसको सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं, समझे क्या। अच्छा सेकेंड ऑप्शन बोलो सही है कि गलत है, हाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना आया है 30 इसमें क्या दिया है 45 गलत। अच्छा फेंट इमेज इज रियल एंड डायरेक्ट, ये गलत हो गया, काहे, मिरर के पीछे इमेज बना, मिरर के पीछे इमेज बना है, मिरर के पीछे वर्चुअल इमेज होते हैं, तो ये वर्चुअल इमेज है, डायरेक्ट तो है लेकिन वर्चुअल, ये वैसे भी कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है क्योंकि रियल इमेज हमेशा पलटे इन्वर्टेड होते हैं और वर्चुअल वाले हमेशा सीधे होते हैं, अपराइट होते हैं, तो रियल और इरेक्ट एक साथ नहीं आता, रियल हमेशा इन्वर्टेड हो जाता है। चलिए ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ दिख रहा है, F और 2F के बीच में, इमेज कहां बना रहा है 2F के थोड़ा आगे बना रहा है, स्क्रीन पे बना रहा है, मतलब रियल इमेज है, समझ गए क्या, जो हमने पढ़ा उससे मैच कर रहा है, लिखा हुआ फॉर्मेशन ऑफ रियल इमेज बाय कन्वेक्शन शोन बिलो, if the whole setup is immersed in water without disturbing the object and screen position, what will happen, what will we observed one observe on the screen, नो चेंज तो बिल्कुल बेकार ही हो गया, कुछ तो चेंज हो गया, ये बताओ अभी हम लोग हवा में लेंस रखते थे उसके बाद पानी में रखते थे तो क्या हो जाता था, फोकल लेंथ बढ़ जाता था लेंस का, याद आया क्या, याद है? अभी हमने एक लेंस को हवा में फोकल लेंथ लिखा था 15 और जब पानी में डाल दिया तो उसका फोकल लेंथ आ गया था 64 टाइम्स हो गया था, अभी सवाल किया था, तो फोकल लेंथ बढ़ जाएगा, अगर फोकल लेंथ बढ़ गया तो ये F और 2F की जगह क्या F और 2F की जगह रहेगी, अगर इसका फोकल लेंथ बढ़ गया तो
तो फोकल लेंथ यहां पे एफ चला गया, समझ गए क्या? तो जो ऑब्जेक्ट एफ और 2f पे हो सकता है वो एफ और पोल के बीच में आ जाए, कुछ समझे क्या? अगर वो एफ और पोल के बीच में आ गया तो इमेज अब बनेगा ही नहीं रियल, समझे क्या? तो इमेज बनेगा ही नहीं तो क्या बोलोगे? ठीक है। क्या ऐसा हो सकता है कि अभी भी इसी स्क्रीन पे इमेज बनती रहे? नहीं हो सकता। तो मैग्नीफाइड इमेज बनेगा क्या? वो सब कुछ नहीं, क्योंकि इस स्क्रीन पे बनने वाले इमेज की बात कर रहे हैं, समझ गए क्या? वॉट विल वन ऑब्जर्व ऑन द स्क्रीन। तो बताओ, अगर ऑब्जेक्ट देखो, अगर मैं लेंस का फोकल लेंथ बदल दूंगा तो जो डिस्टेंस एफ और 2f के बीच वाली होती है उसमें एफ का वैल्यू बदल दे तो जो डिस्टेंस एफ और 2f के बीच वाली वो तो बदल जाएगी ना। यानी कि अगर एफ बदल दे और यू सेम रखे तो क्या वी सेम आएगा? वी का वैल्यू हमने निकाला यूएफ अपॉन यू प्लस एफ। हमने बोला यू बदल रहे हैं, एफ नहीं, एफ बदल रहे हैं, यू नहीं बदल रहे, तो क्या वी सेम आएगा? तो इसी स्क्रीन पे इमेज बनेगा? नहीं बन सकता। नहीं नहीं, एफ कम क्यों होगा? एफ तो बढ़ेगा ही ना, कम कैसे होगा? हाँ, हवा से तो डेंसर मीडियम होता पानी, तो हवा के मुकाबले सराउंडिंग मीडियम डेंसर करोगे तो लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाएगा, कम हो जाएगा तो फोकल लेंथ बढ़ जाएगा, बढ़ेगा ही। तो क्या होगा? सी मतलब, अरे इमेज नहीं दिखेगी भाई, समझ गए? कहीं और बनेगी तो इस स्क्रीन पे दिखेगी क्या? कहीं और इमेज बनेगी तो इस स्क्रीन पे दिखेगी? नहीं दिखेगी, तो कहां दिखेगी? अभी तो कहीं और दिखेगी, स्क्रीन लेके जाओ वहां पे, वहां दिखेगी। समझ गए? चलो आगे बढ़ो। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस μ1 μ2? अगर ये फोटो बने हुए हैं, ये ओरिजिनली कैसा लेंस होता है? कन्वर्जिंग। क्या कन्वर्ज कर रहा है? नहीं कर रहा है, इसका मतलब कोई डेंसर एरर नहीं है इसमें पहले फोटो में। क्यों? क्योंकि अगर ये बीच वाला डेंसर होता तो कन्वर्ज ही करता, बीच वाला रेयरर होता तो, अब ये कुछ नहीं कर रहा तो कुछ डिफरेंस नहीं होगा। यानी इसका क्या आंसर है? बोलिए। और इसमें बोलो, दिखने में कन्वर्जिंग लेंस है, करता डाइवर्ज है, इसका क्या मतलब है? बाहर डेंसर है। करेक्ट। अरे पहले गलत लिख दिया, बाहर डेंसर है, पहचान गए? चलिए एक सवाल और, बहुत ही फटाफट करेंगे। लिखा है कॉनकेव लेंस ऑफ ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, हैज बोथ सरफेसेस ऑफ सेम रेडियस और रेडियस ऑफ कर्वेचर आर ऑन इमर्शन ऑफ अ मीडियम ऑफ इंडेक्स 1.75, इट विल बिहेव एज। हमको क्या निकालना है? फोकल लेंथ निकालना है। क्या फॉर्मूला था? r/2। लेकिन n में तो बाहर का मीडियम 1 है ही नहीं, कैसे बनाओगे? तो क्या फॉर्मूला आएगा? फोकल लेंथ इक्वल टू, जल्दी बोलो, r/2, n की जगह बोलो, समझ गए? करेक्ट। ये जो चीज होती है ये 5 नहीं, ये 6/7 नेगेटिव साइन आएगा ना? हाँ कोई बात नहीं, तो 6/7 है, 6/7 -1 करेंगे तो 1/7, 7 ऊपर भेज दो। क्या आंसर आया? माइनस क्या बता रहा है? देखो लिखा है कॉनकेव लेंस, नहीं कॉनकेव लेंस में तो ऑलरेडी माइनस होता है, हाँ तो ये प्लस हो जाएगा। लिखा है कॉनकेव लेंस लेकिन सराउंडिंग मीडियम डेंसर है, तो वो किसकी तरह बिहेव करेगा? लिखा है कॉनकेव लेंस और सराउंडिंग मीडियम डेंसर दिया, किसकी तरह बिहेव करेगा? तो कॉनकेव लेंस के लिए माइनस था लेकिन इसके अंदर भी माइनस आ गया तो प्लस हो गया। प्लस का मतलब कन्वर्जिंग की डाइवर्जिंग? कन्वर्जिंग लेंस है, तो कौन सा ऑप्शन सही लग रहा? मींस कॉन्वेक्स है ना?
हाँ, शेप में कॉनकेव है, नेचर में कॉन्वेक्स है। कॉन्वेक्स की तरह है ना। मतलब दिखने में क्या अपीयर हो रहा है, ये डाइवर्जिंग लेंस, दिखने में डाइवर्जिंग लेंस की तरह अपीयर हो रहा है। डेंसर मीडियम डालने पर उसका नेचर कन्वर्जिंग हो गया। समझ गए क्या? अच्छा, ये तो दिया ही हुआ था, कमाल कर दिया तुम लोग ने, ये तो हमने कर लिया। चलिए, सवाल जेई एडवांस का है, जानबूझ के डाला है क्योंकि आपको पता चल जाएगा कितने लल्लू सवाल भी आते हैं, ठीक। बट आप कभी मत सोचना कि अरे सर एक साल आया होगा, ये जिस साल भी आया था उस साल होश उड़ गए थे लोगों के, क्योंकि लोग तैयारी करके नहीं जाते। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे बिना सॉल्व किए हो जाएगा। देखो फोटो समझना, फोटो क्लियरली देखते रहना। पहला फोटो देख रहे हो, इधर से इधर सॉल्व करेंगे, ठीक है, इधर से इधर। तो पी फोटो देख रहे हो, सरफेस कैसा है, मतलब ये लेंस कैसा लग रहा है, कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग? नेचुरली कैसा है, नेचुरली कन्वर्जिंग है तो अंदर का मीडियम डेंसर होगा अगर कन्वर्ज करेगा। समझ गए क्या? ठीक है। यस तो सर। जो नेचुरल सिस्टम की तरह बाहर कर रहा है तो अंदर डेंसर रखना, और अगर उसके अगेंस्ट काम कर रहा है तो बाहर को डेंसर रखना। खेल समझ गए क्या? तो इसका असली नेचर क्या है? कन्वर्जिंग। अभी ये 1 से 2 में जाते हुए क्या कर रहा है? कन्वर्ज ही कर रहा है। तो क्या बोलेंगे? μ2 इज ग्रेटर देन μ1। सही हो गया इसके लिए, ठीक है। अच्छा बताओ, अब ये जब μ2 से μ3 गया तो स्ट्रेट चला गया है, कुछ चेंज ही नहीं कर रहा है, तो क्या बोलोगे? तो μ3 इक्वल टू μ2। तो अब मैंने P का ऑप्शन लिखा, तो बताइए लेफ्ट साइड में किससे किससे मैच कर रहा है? सर सी से कर रहा है और डी से। μ2 ग्रेटर देन μ1 आ रहा है क्या? देखो, हाँ और C भी आ रहा है, तो A हो गया और C हो गया। अब Q बोलते हैं, Q। चलो बताओ, Q में कैसा लग रहा है, कैसा है ये सरफेस? कॉन्वेक्स लेंस है। इसका असली नेचर क्या था? समझ रहे? असली नेचर क्या था? कन्वर्जिंग। कर क्या रहा है? इसका मतलब क्या है? इसमें μ1 1 हो जाएगा। हाँ, डेंसर मतलब सराउंडिंग डेंसर है और लेंस रेयरर है, तो क्या बोलेंगे? μ1 ग्रेटर देन μ2। क्या ऑप्शन सही हो गया? ए तो फिर सही नहीं होगा, बी सही हो गया तो ए नहीं होगा ना। अच्छा, फिर जब गया, देखो थोड़ा सा बेंड हो रहा है इसे, देखो ये सरफेस देखना, सर μ2 बड़ा हो जाएगा μ3 से। यहां से μ2 पे टकराए, ये μ2 का मीडियम है, और यहां नॉर्मल बनाया और फिर और बाहर की तरफ मुड़ गया। दिख रहा है क्या? तो ये एंगल छोटा है और ये एंगल बड़ा है। स्नेल्स लॉ सुना है? अगर बड़ा एंगल हो रहा है, इसका देखो प्लेन सरफेस है ना, बड़ा एंगल हो रहा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घट रहा होगा, एंगल बढ़ रहा है। देखो μ2 sin θ1 इज इक्वल टू μ3 sin θ2। θ2 लिख दिया। कौन सा एंगल बड़ा दिख रहा है? θ2 बड़ा दिख रहा है, तो जिधर एंगल बड़ा होगा उसमें साइन थीटा का वैल्यू बड़ा होगा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू छोटा हो जाएगा। एंगल बड़ा करेंगे, साइन बढ़ जाएगा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये हमको पता है, रेयरर से डेंसर जाते तो नॉर्मल की तरफ दबता है, और डेंसर से रेयरर जाते तो नॉर्मल से अवे। तो क्या μ2 और μ3 सेम है? तो कौन बड़ा है? μ2 बड़ा है, ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? तो डी ऑप्शन लिख दिया, ठीक है। अब आर वाला लिखते हैं। सर इसमें ए और सी रहेगा, फर्स्ट वाले कैसे रहेगा? चेक कर लेते हैं। μ1 से μ2 जा रहा है, कैसा लेंस है? और हो डाइवर्जिंग लेंस है और डाइवर्ज ही कर रहा है, तो जैसा होना चाहिए वैसा ही है, मतलब डेंसर लेंस होना चाहिए। तो क्या हो गया? μ2 ग्रेटर देन μ1, और आगे स्ट्रेट चला गया है तो μ2 इक्वल टू μ3 इक्वल्स टू रहेगा वो। अच्छा, वहां पे μ1 ही है, तो मैं इसको μ3 कर देता हूं, ऐसे कर दिया मान लो, तो फिर ए और सी कर दिया, है ना। अच्छा, इधर के लिए बात करते हैं। मतलब इसको 3 क्यों कर दिया? अभी तो बोलो ना μ2 ग्रेटर देन μ1, फिर बोल रहे हो μ2 इक्वल टू μ1, तो कुछ सेंस नहीं बन रहा ना फिर। समझ गए क्या? तो यहां पे हो सकता है मिस प्रिंट होगा या μ3 होगा। समझ गए क्या? हाँ,
इसको देखो, ये कैसा लेंस था? बाई कॉन्वेक्स। ये डाइवर्जिंग लेंस था, कर क्या रहा है? तो सराउंडिंग डेंसर होगी। कौन बड़ा है? म्यू1 बड़ा है। किस ऑप्शन में म्यू1 बड़ा है? बी में। तो मैंने एस लिखा, एस में लिख दिया बी। अब आगे जब नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो एंगल बढ़ रहा है कि छोटा हो रहा है? तो अवे फ्रॉम नॉर्मल, यानी कि और रेयरर मीडियम में जा रहा है। तो डेंसर म्यू2 से बड़ा रेयरर होगा। जाओगे तो म्यू2 बड़ा, म्यू3 छोटा। किसमें ऐसा आ रहा है? डी में आ रहा है। फिर टी वाला कर लेते। टी वाले में क्या हुआ? कन्वर्ट, डाइवर्जिंग लेंस है, कर रहा है कन्वर्ज। क्या मतलब? सर बी और म्यू1 सी। म्यू1 ग्रेटर देन म्यू2। म्यू1 ग्रेटर देन म्यू2, बी हो गया। और फिर स्ट्रेट निकल गया तो सी हो गया। ठीक है, ऑप्शन उल्टे लिखने होते हैं। तो बताओ ए में कौन कौन से ऑप्शन सही लग रहे हैं? ए में पी है, ए में आर है, और बस। तो पी और आर हो गया। बी का ऑप्शन बोलो। क्यू एस एंड, तो क्यू एस टी हो गया। सी का ऑप्शन बोलो। PRT। पी आर टी। और डी का ऑप्शन बोलिए। Q और S। क्यू एंड, मैट्रिक्स मैच हो गया। मैट्रिक्स मैच में ऐसे ही टाइम लगता है थोड़ा सा, लेकिन मामला बन जाता है। एडवांस का सवाल है, इसलिए थोड़ा लंबा भी होता है, हमको ज्यादा चिंता नहीं करनी। लेकिन आपको ये लॉजिक समझ में आ रहा है? जो नेचर हम फोटो में देख रहे हैं वैसे ही चला तो लेंस को डेंसर करो, और जो फोटो में नेचर है उसका उल्टा चल रहा है तो सराउंडिंग को डेंसर करो। इसे तो कोई भी सवाल पूछ ही सकता है, इसमें तो कोई फॉर्मूला ही नहीं लगाना। समझ गए क्या? ये होमवर्क कर लेना, ये भी होमवर्क कर लेना। इसका तो इसका कैसे आंसर करते? 1 आएगा। किसका? इसका सर पहले वाले का। अरे पता नहीं रहा है, कर लेना। F इज टू R अपॉन N माइनस। एक बार कर लेना सॉल्व। इसमें कैसे करते हैं? दो, एक से ज्यादा लेंस होते हैं तो, हाँ, पहले ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस एक लेंस से दिया है तो इससे इमेज बनाओगे, और पहले से जो इमेज बनेगा उसको बीच के डिस्टेंस से माइनस करोगे तो दूसरे से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आ जाएगा। कुछ समझे क्या? वो ऑब्जेक्ट को लेके फिर नया इमेज में, समझ गए? तो दो लेंस होंगे तो कितनी बार सॉल्व करना पड़ेगा? 2 बार सॉल्व करना पड़ेगा। टोटल मैग्निफिकेशन पूछ लिया तो एक M1 निकालोगे, फिर M2 निकालोगे, और फिर उनको मल्टीप्लाई। समझे क्या? मुश्किल बात नहीं होती है ये, और ऐसे ही करना है। 2 लेंस हो गए तो 2 बार सॉल्व करना है, एक लेंस है तो एक बार ही सॉल्व करना है। ठीक है, नमस्कार, कर लेना इसको। थैंक यू सर।